बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 42। खलीफा आजिद ने शिरकों को वजारत उज़्मा का कलमदान देते हुए अल मंसूर अमीर अल जियोश का खिताब अता किया था। फिर जनवरी 1169 में शिरकों को मिस्री अफवाज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। शामी लश्कर का वो पहले ही सिपह सालार था। मिस्री अफवाज के तहत आ जाने से दोनों अफवाज एक हो गई और शिरको सिपह सालार अफवाज मिस्र शाम हो गया। उस मौके पर खलीफा ने शिरको को सिपह सालार आजम और शाह जफर इकबाल के खिताबात इनायत फरमाए। शिरको हर हफ्ते सुल्तान दमिश्क को मिस्र के हालात से आगाह करता और नए अहकामात का ख्वाह होता। सुल्तान दमिश्क ने उसे मिस्र के मामले में बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। उसका हुक्म था कि वो हालात के तहत अपनी सवाबदीद से काम कर ले। शिरको को पहली बार एक मफ्तूहा मुल्क की हुक्मरानी मिली थी, इसलिए वो बहुत फूंक फूंक के कदम उठाता और हर फैसला उमराए नूरिया के मशवरे से करता। उसने अपने फौजी खजाने से लोगों में खूब रुपया तकसीम किया और सखी मशहूर हो गया। शिरको यूं तो बहुत तुंदखू था, लेकिन दिल का बुरा ना था। अहम मामलात में बड़ों से क्या छोटों से भी मशवरा कर लिया करता था। जब तक दमिश्क में रहा अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अय्यूब से मशवरा करता था। एक रिवायत के मुताबिक एक बार सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी बीमार पड़ा और उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि बचने की कोई उम्मीद न रही। ऐसे मौकों पर मफाद परस्त उमरा की बनाई थी। सुल्तान हल्ब में बिस्तर मर्ग पर था और शिरको दमिश्क में था। शामी अफवाज उसके कब्जे में थी, वो जो चाहे कर सकता था। उस मौके पर एक बदजात अमीर ने उसे मशवरा दिया कि अपनी सुल्तानी का ऐलान करके दमिश्क पर काबिज हो जाए। शिरको आखिर इंसान था। अमीर के कहने से वो बहक गया और सुल्तान दमिश्क होने के ख्वाब देखने लगा, मगर हर अहम मौके पर बड़े भाई नजमुद्दीन से मशवरा करता था। चुनाचे नजमुद्दीन के पास गया और अमीर ने जो मशवरा दिया था वो उसे बयान कर दिया। नजमुद्दीन ने बहकाने वाले अमीर का नाम पूछा तो उसने नाम भी बता दिया। नजमुद्दीन ने उसे समझाया कि ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। दरबारी अमीर थाली के बैंगन होते हैं, जिसका पलड़ा भारी देखा उसके हो गए, फिर ये उसकी एहसान फरामोशी होगी। उसे चाहिए कि सुल्तान दमिश्क की बीमारी का नतीजा देखे। अगर सुल्तान अच्छा हो गया तो उसकी नजर में शिरको की इज्जत और बढ़ जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता सुल्तान चल बसा तो वही सबसे ज्यादा तजर्बेकार और बाअसर अमीर है। सुल्तान का बेटा अभी शीरख्वार है। ऐसी सूरत में तमाम उमराए नूरिया उसको सुल्तान चुनेंगे। इस तरह सुल्तान बनने की कुछ शान ही और होगी। अच्छा हुआ कि बड़े भाई की नसीहत शिरको ने मान ली। उसने नजमुद्दीन के कहने के मुताबिक उस गद्दार अमीर को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सुल्तान अच्छा हो गया। वो दमिश्क वापस आया और अपने गुस्ले सेहत का बहुत बड़ा जश्न किया और भरे दरबार में शिरको की तारीफ की कि शिरको एक ऐसा वफादार अमीर है जिसे उमराए नूरिया में से एक अमीर ने बगावत का मशवरा दिया, मगर इस बावफा ने इताअत से मुंह ना मोड़ा। उस वक्त ये दमिश्क में था और असाकिर इस्लाम इसके कब्जे में थे। ये बड़ी आसानी से सुल्तान बन सकता था। फिर सुल्तान ने एकदम शिरको से पूछा कि वो इस दरबार में उस अमीर का नाम जाहिर करे जिसने उसे बगावत और गद्दारी का मशवरा दिया था। शिरको ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के नाराज होने के ख्याल से उसे अमीर का नाम बताना पड़ा, जो उस वक्त भी कैद में पड़ा था। सुल्तान ने फौरन उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया। मिस्र में शिरको तन्हा था। उसे अपने बड़े भाई की याद बहुत सता रही थी। आखिर उसने उसका जिक्र सलाहुद्दीन से किया। सलाहुद्दीन, क्या यह मुनासिब ना होगा कि भाई नजमुद्दीन को काहिरा बुलवा लूं? सलाहुद्दीन ने हैरानी से शिरको को देखा। सिपह सालार चचा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप बाबा जान को मिस्र क्यों बुलाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि यह बात सुल्तान दमिश्क को भी नागवार गुजरेगी। नहीं सलाहुद्दीन, सुल्तान मेरी बात नहीं टाल सकते। शिरको ने बड़े यकीन से कहा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि भाई नजमुद्दीन को काहिरा भेज दिया जाए, क्योंकि इस नई ममलुकत में मैं खुद को तन्हा महसूस करता हूं। आप मेरे बुजुर्ग हैं सिपह सालार चचा, सलाहुद्दीन ने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुल्तान पर आपकी दरख्वास्त का कुछ अच्छा असर ना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको मिस्र की वजारत के लिए नाअहल तस्वुर करे और आपकी जगह किसी और अमीर को मिस्र का वजीर आजम नामजद कर दें। मगर शिरको कुछ कहना चाहता था कि रुक गया। सिपह सालार चचा, सलाहुद्दीन ने खुद ही कहा,
आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन मैं उमराए नूरिया के दिलों में झांक सकता हूं। उनका ज़ाहिर व बातिन यकसा नहीं। ये आपसे क्या कहते हैं और पता नहीं सुल्तान को आपके बारे में क्या लिख के भेजते हैं। तुम गलत कह रहे हो सलाहुद्दीन, शिरको ने बात काट दी। उमराए नूरिया के दिल में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सुल्तान का दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ है। वो मेरी बुराई हरगिज नहीं सुन सकते। सुल्तान का राब्ता तो मुझसे है। जो कुछ मैं लिखूंगा वही उन्हें मालूम होगा। मुझे एतराफ है मैं गलत कह सकता हूं, सलाहुद्दीन ने अदब से जवाब दिया। लेकिन आपका यह ख्याल भी दुरुस्त नहीं कि सुल्तान से सिर्फ आपका राब्ता है। आखिर सुल्तान ने इतने बहुत से अमीर आपके साथ क्यों किए हैं, जबकि उन्हें यह भी मालूम है कि इनमें कई अमीर ऐसे हैं जो आपके खिलाफ हैं। जिस तरह आपका राब्ता सुल्तान से है, इसी तरह इनमें से भी बाज उमरा सुल्तान को यहाँ के हालात से आगाह करते होंगे। जब हम पिछली मुहिम से वापस गए थे तो सुल्तान ने मुझसे कुछ ऐसी बातों की तस्दीक कराई थी जिनकी इत्तला सुल्तान तक पहुंचना बड़ा ताज्जुब खेज था। तुम्हारी ये बात तो मेरे दिल को भी लगती है, शिरको ने एतराफ किया। जंगे अलबाबा के मौके पर इन उमरा ने शाह यरूशलेम से जंग की किस कदर मुखालफत की थी। वो तो शरफुद्दीन बरगश और तुमने इन्हें शर्म दिलाई थी, वरना मेरे किरदार पर शिकस्त का दाग लग जाता। सिपे सालार चचा, गुस्ताखी माफ। सलाहुद्दीन ने शिरको से कम उम्र होते हुए भी उसे एक ऐसा बुजुर्गाना मशवरा दिया। आपके मुखालफिन हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि आपसे जरा भी गलती हो और ये बात का बतंगड़ बनाकर सुल्तान को मुत्तला करें। मैं ये मानता हूं कि सुल्तान का दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है, लेकिन आईने में भी तो बाल पड़ जाता है। आप अब्बा जान को मिस्र बुलाएंगे तो ये लोग फौरन किसी साजिश बनाने की कोशिश करेंगे। सुल्तान मुअज्जम को मुत्तला किया जाएगा कि शिरको ने बड़े भाई नजमुद्दीन को इसलिए मिस्र बुलाया है कि वो भाई भतीजे के मशवरे से बाबे अली के खिलाफ बगावत करें। शिरको ये सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो जंगी मामलात का माहिर था, लेकिन साजिशी कामों में उसका दिमाग ना चलता था। उसके तसव्वुर में भी ना था कि नजमुद्दीन के बुलाने से इस किस्म की साजिश तैयार की जा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो सलाहुद्दीन, शिरको ने फौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली। मैं भाईजान को नहीं बुलाऊंगा। आप अब्बा जान को जरूर बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। सलाहुद्दीन ने खुद ही मना किया था और अब बुलाने का मशवरा दे रहा था। शिरको ने सलाहुद्दीन को हैरान नजरों से देखा। सलाहुद्दीन, ये क्या बात है? कभी इनकार कभी इकरार, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जब भाईजान के मिस्र बुलाने से फितना पैदा हो सकता है तो उसका ख्याल ही छोड़ दिया जाए, ना आज ना कल और ना कभी। सिपे सालार चचा, सलाहुद्दीन ने फिर बंदगाना अंदाज इख्तियार किया। हमें अब्बा जान के मशवरों की हर वक्त जरूरत है, लेकिन उन्हें फौरन बुलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। आप कुछ दिन वजीर आजम रहेंगे तो आवाम में आपकी इज्जत और मोहब्बत और पैदा होगी। फिर हम अब्बा जान को बुलाने के बारे में सोचेंगे। सलाहुद्दीन ने अपने तौर पर सही सोचा था और शिरको ने नजमुद्दीन को बुलाने का मामला मुस्तकबिल पर उठा दिया था। लेकिन इंसान का सोचा हुआ हमेशा दुरुस्त तो नहीं होता। पर्दाए गैब में क्या है इसका किसी को इल्म नहीं। शिरको को मिस्र के वजीर आजम के ओहदाए जलीला पर फाइज हुए अभी मुश्किल से 2 माह गुजरे थे कि उसका अचानक इंतकाल हो गया। ये सानहा मिस्रियों और शामियों दोनों ही के लिए एक जबरदस्त हादसा था। मिस्री और खलीफा आजिद इसलिए परेशान थे कि उन्हें बरसों बाद आजादी से सांस लेने का मौका मिला था। खलीफा और शिरको की जहनों में एक तरह की यगानगत पैदा हो गई थी। शिरको के बाद मिस्र का वजीर आजम कौन होगा, ये बात एक सवालिया निशान बनकर मिस्रियों और शामियों की नजरों में फिर रही थी। सलाहुद्दीन का तो एक तरह से सहारा ही खत्म हो गया था। कहने को तो नजमुद्दीन उसका बाप था, लेकिन उसकी बचपन से जवानी तक तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी शिरको ने उठाई थी। सलाहुद्दीन को सलाहुद्दीन बनाने वाला हकीकत में शिरको ही था। सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार में उसे शिरको ले गया था, वरना सलाहुद्दीन का रुझान तो बचपन ही से फिक्का और हदीस की तरफ था। सलाहुद्दीन को शाह सवारी और शमशीर जनी से ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक था। बात यह नहीं कि सलाहुद्दीन में फने सिपागरी की कोई खसूसियत नहीं थी, दरअसल उसे शमशीर जनी की राह दिखाने वाला कोई न था। नजमुद्दीन ने उसका रुझान मजहब की तरफ देखकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन यह शिरको था जिसने उस खाकिस्तर में वो चिंगारी देख ली थी जो सलीबी जंगों में एक शोला बनकर भड़कने वाली थी। शिरको के इंतकाल की खबर उड़ते ही दुश्मनों ने तलवारें साफ करना शुरू कर दी थी। शाह यरूशलेम शिरको के मुकाबले पर आने से कतराता था। उसने शामियों की तलवार की काट और शिरको की जंगी हिकमत अमली देखी थी।
वो 2 मर्तबा शिरको के हाथों शिकस्त खा चुका था, लेकिन अब शिरको मैदान से हट गया था। इसलिए शाह यरूशलेम ने भी फौरन घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये थी कि कोई मलिक शावर उसके हाथ ना आ रहा था। मिस्रियों ने 2 ही माह में शिरको को अपना सब कुछ समझना शुरू कर दिया था। जब खलीफा लाजिद ने शिरको को वजारत दी थी तो पूरे मिस्र में उस तकर्रुर पर खुशियां मनाई गई थी। चरागा हुआ था। नए वजीर आजम का इंतखाब और तकर्रुर फातमी खलीफा आजिद को करना था। खलीफा आजिद जानता था कि शिरको का जाननशीं वही होगा जिसको उमराए नूरिया पसंद करेंगे। इसलिए उसने इंतजार किया कि उमरा खुद किसी का इंतखाब करके खलीफा को मुत्तला करें और खलीफा उसके वजीर होने का ऐलान करें। लेकिन उमराए नूरिया में इस मसले पर इख्तलाफ पैदा हो गया था। उस वक्त काहिरा में शामी लश्कर के साथ 6 उमराए नूरिया मौजूद थे और बिलाशुबा उनमें हर एक तजर्बेकार और उम्र रसीदा था, और इसी वजह से उनमें से हर एक अपने आप को शिरको का जायज जाननशीं समझता था। शिरको के साथ आने वाले मुंदरजा झैल उमरा थे जो जाननशीनी के दावेदार थे। ऐनुद्दौला बारूकी, शरफुद्दीन बरगश, कुतुबुद्दीन, सैफ अहमद मस्तूब हकारी, शहाबुद्दीन महमूद हारमी और फकी ईसा हकारी। उम्र और तजर्बे के लिहाज से सलाहुद्दीन का नंबर इन सब के बाद आता था, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और वो सबसे ज्यादा कम उम्र था। इन उमरा में शरफुद्दीन बरगश सबसे ज्यादा मनचला अमीर था, और जंग अलबाबे के मौके पर इस मनचले अमीर ने उन सब अमीरों को मुखातिब करके जो शाह यरूशलेम से जंग की मुखालफत कर रहे थे कहा था कि वो अमीर जो जंग में कूदकर खून बहाने से बचना चाहते हैं, उन्हें शामियों की मुलाजमत करने की बजाय खेती बाड़ी करना चाहिए और अपना वक्त बीवी के पहलू में गुजारना चाहिए। शरफुद्दीन बरगश के उस गहरे तंज की सलाहुद्दीन ने पूरी तायद की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिरको ने शाह यरूशलेम से जंग का फैसला किया और उसे शिकस्त से दो चार किया। यह तो तय था कि मिस्र का नया वजीर आजम शामी लश्कर का कोई अमीर ही होगा, और उस ओहदे का फैसला भी उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन मलिक शावर का सर खलीफा के हजूर पेश किया गया था। लेकिन ना खलीफा किसी का नाम पेश कर रहा था और ना उमराए नूरिया किसी एक नाम पर अब तक इत्तेफाक कर सके थे। उनमें जब दूसरे दिन भी इत्तेफाक ना हो सका तो उन्होंने काज़ी कुज़ा जलीस बिन अब्दुल कवी की मारिफत खलीफा आजिद को पैगाम भेजा कि खलीफा मोहतरम खुद उमराए नूरिया दमिश्क से किसी अमीर को वजीर आजम नामजद कर दें तो तमाम उमरा उसे तस्लीम कर लेंगे। इस तरह नामजद करने की जिम्मेदारी खलीफा पर आन पड़ी थी। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि खलीफा आजिद को लड़कपन में खिलाफत मिली थी और वो पिछले 8 साल यानी 1161 से अब तक खिलाफत से बाहर नहीं निकला था। इसलिए उसे ना तो कारोबार सल्तनत का कोई तजर्बा था और ना किसी माकूल आदमी को मुंतखब करने की अहलियत थी। इसलिए उसका परेशान होना लाजमी था। खलीफा आजिद के सबसे करीबी मुशीर सिर्फ 3 अशखास थे। 2 का जिक्र पहले आ चुका है, यानी जौहर उस्ताद और काज़ी कुज़ा जलीस बिन अब्दुल कवी। इन 2 के अलावा तीसरा शख्स खुद्दाम कसर का सरदार, जिसे मुतमिन खिलाफत और दारोगाए महल्लात भी कहते थे, खलीफा के बाएतमाद और खास नदीमों में शामिल था। खलीफा उस पर इसलिए मेहरबान था कि मुतमिन खिलाफत ने अपनी एक बेटी को खलीफा के अक्द में दिया था और उसे खलीफा का खुसर होने पर बहुत गरूर था। खलीफा आजिद ने उन तीनों को मशवरे के लिए तलब कर लिया। मुतमिन खिलाफत का मिस्री सरदारों या अराकीन सल्तनत पर कोई असर न था, लेकिन जौहर उस्ताद और जलीस बिन अब्दुल कवी बड़े जोड़ तोड़ के अमीर थे। खलीफा इस किस्म की गुफ्तगू अमीरों से करता था, लेकिन मुतमिन खिलाफत को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि खलीफा उसे कोई अहमियत नहीं देते। मुतमिन खिलाफत का ये शिकवा दूर करने के लिए खलीफा ने इस दफा उस महफिल में उसे भी बुलवाया था। जलीस बिन अब्दुल कवी और जौहर उस्ताद उसे मजलिस में देखकर भड़क गए, क्योंकि उनके ख्याल में मुतमिन खिलाफत इस कदर कम अकल था कि उसे ऐसी महफिलों में बुलाना उनकी तौहीन थी। ये दोनों अपने आप को मिस्र का दिमाग और अजीम दानिश्वर समझते थे। खलीफा ने जब उनके सामने शिरकों की जाननशीनी का मसला पेश किया और ये बताया कि उमराए शाम ने जाननशीन के इंतखाब का मसला उस पर छोड़ दिया है, तो वो बहुत परेशान हुए। जाहिर था कि इतने उमरा में से उन्हें एक का इंतखाब करना है। जिसे वो इंतखाब करेंगे वो तो उनसे खुश होगा, लेकिन बाकी उमरा उसके खिलाफ हो जाएंगे। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे, फिर जौहर उस्ताद ने एक अजीब राय पेश की। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उम्र और तजर्बे के लिहाज से मुतमिन खिलाफत हम सब से बेहतर है। इसलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि मुतमिन खिलाफत जिस शख्स का नाम पेश करेंगे उसकी मैं तायद करूँगा।
फिर उसने जलीस बिन अब्दुल कवी की तरफ देखा। क्यों काजी उल कुज़ा, आपका क्या ख्याल है? काजी को उसकी तजवीज़ पसंद आई थी। मैं जौहर उस्ताद की राय से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है कि अमीरुल मोमिनीन भी मोतमिन के इंतखाब को पसंद फरमाएंगे। अब चूंकि बात खलीफा पर आ गई थी, इसलिए उसने कहा, काजी उल कुज़ा और जौहर जिस नाम पर इत्तेफाक करेंगे उसकी तायद मैं इसलिए करूंगा कि काजी उल कुज़ा और जौहर की बात मैं कभी रद्द नहीं करता। इस तौर खलीफा ने भी बस अपना पहलू बचाकर फैसला मुतमिन खिलाफत पर डाल दिया। जौहर और जलीस बिन अब्दुल कवी के ख्याल में मुतमिन खिलाफत एक बेवकूफ़ और कम अकल इंसान था, इसलिए दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि देखें मुतमिन खिलाफत किस शामी अमीर का नाम तजवीज़ करता है। मुतमिन खिलाफत ने खलीफा को ताज़ीम पेश करके कहा, अमीरुल मोमिनीन और मिस्र के 2 दानिशवरों और सियासतदानों ने मुझ पर बात छोड़ दी है कि मैं मिस्र के नए वजीर आजम का नाम तजवीज़ करूं। मैं दरबार खिलाफत का एक अदना खादिम हूं, इसलिए मुझे अमीरुल मोमिनीन और दरबारी उमरा के हुक्म की तामील में कोई उज़र नहीं। काश मुझे यह हुक्म दिया गया होता कि मैं अलवी उमरा यानी दरबार खिलाफत के किसी अमीर का बहैसियत वजीर आजम नाम तजवीज़ करूं, तो इस वक्त मुझे किस कदर खुशी होती। लेकिन हुक्म यह है कि वजीर आजम का इंतखाब शामी उमरा में से हो, यानी उन अमीरों में से जिन्होंने मिस्र पर हमला किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि ये उनका तीसरा हमला है। गुज़िश्ता 2 हमलों में तो ये हुआ कि हमलावर आए, तबाही मचाई और माले गनीमत समेट कर वापिस गए, मगर इस दफा उन्होंने हमारे हलीफ शाह यरूशलेम को शिकस्त देकर हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। वो वापिस जाने की बजाय मिस्र में हमेशा रहने के तौर तरीके इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें फैसला करना है कि कौन अमीर मिस्र पर हुकूमत करेगा। क्या मजाक है ये कि अमीर तो उनका होगा और उसे नामजद हम करेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि हमसे कहा जा रहा है कि मिस्रियों को गुलाम बनाया जाएगा, मगर उनकी गर्दनों में तोके गुलामी मिस्र का बना हुआ होगा। मिस्रियों को कत्ल किया जाएगा, लेकिन तलवार मिस्र की होगी। मुतमने खिलाफत खलीफा आजिद ने कहा, यह सारी बातें ठीक हैं, मगर हमें वजीर आजम का इंतखाब इन शामी उमरा में से ही करना है। अब और कोई वजीर आजम मिस्री नहीं होगा। काजी उल कुज़ा और जौहर उस्ताद ने भी खलीफा की बातों से इत्तेफाक किया। मुतमिन खिलाफत की बोलती बंद हो गई और आगे कुछ ना बोल सका। खलीफा ने कहा, हम ये चाहते हैं कि शामी उमरा में सलाहुद्दीन का इंतखाब बेहतर है कि वो अपने चचा शिरको की तरह बहादुर और जोशीला जवा मर्द है। मुझे ये ख्याल आता है कि मिस्र की बका अब इसी शामी सरदार के हाथों में है। खलीफा के उस इरादे से कौन इनकार कर सकता था। सभी ने बैक जबान होकर खलीफा के उस इरादे की तायद की, मगर मुतमिन खिलाफत ने जबान से तो खलीफा की तायद की, पर चोर कहीं दिल में छुपा हुआ था। खिसियाना होकर खामोश बैठा रहा। दूसरे दिन सादा मगर पुरवकार तकरीब में सलाहुद्दीन को नए वजीर आजम का एजाज पेश किया गया। कासिम उल हुसैन ज़ारो कतार रो रहा था। सलाहुद्दीन उसे अपने साथ ले आया, लेकिन कासिम उल हुसैन के आंसू ना रास्ते भर रुके और ना अब रुक रहे थे। आखिर सलाहुद्दीन ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सलाहुद्दीन ने सोचा कि उसका दिल जला हुआ है और उसका जी भर के रोना ही बेहतर है। आंसुओं की गर्म बाजारी में उसका तपा हुआ दिल भी पानी हो जाएगा, फिर उसके हवास ठिकाने आ जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। कासिम उल हुसैन इतना रोया कि उसके आंसू खुश्क हो गए, या फिर आंसू खत्म हो गए और आंखें खुश्क पड़ गईं। सलाहुद्दीन ने पूछा, जी हल्का हुआ कुछ? जी आका, अगर मैं आज इतना ना रोता तो पागल हो जाता। कासिम उल हुसैन ने अपने ख्याल से बड़ी अक्लमंदी की बात की। मुझे तो तुम अब भी पागल मालूम होते हो। सलाहुद्दीन ने उसकी बात पकड़ ली। तुम सिपाही हो और सिपाही रोया नहीं करते, ये तो तेरा पागलपन है। मैं खुद थोड़ी रो रहा था आका, कासिम उल हुसैन ने संभल के कहा। ये तो आंसू थे जो अंदर से निकले ही चले आ रहे थे। मैं बहुत सख्त जान हूं आका, बड़े दुख दिए हैं मुझे इसने। किसने दुख दिए हैं? मुझे भी तो कुछ बताओ। सलाहुद्दीन की दिलचस्पी बढ़ी। उसी ने आका, मेरी बीवी मरियम ने। कासिम उल हुसैन फिर अफसरदा हो गया। मैंने उसे क्या नहीं दिया, फूल की तरह रखता था उसे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया? छोड़ दिया क्या? कोई वजह तो होगी। सलाहुद्दीन मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। जी हां आका, वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर संजीदा होके बोला, मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। वो गद्दार थी, जासूस थी। जासूस थी? सलाहुद्दीन चौंक पड़ा। किसकी जासूस थी? यरूशलेम की जासूस थी, शाह मालरिक की। कासिम उल हुसैन ने इंकशाफ किया तो सलाहुद्दीन भौंचका रह गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो जासूस थी? सलाहुद्दीन परेशान हो गया था।
जी आका, मुझे यकीन है उसके पास मशकूक लोग आते थे। कासिमुल हुसैन ठहर के बता रहा था। तुम किसी को पहचानते हो? वो लोग कौन थे? सलाहुद्दीन ने जरा सख्ती से पूछा। उन्हें देख के पहचान सकता हूं आका, कासिमुल हुसैन ने बताया, लेकिन वो सब मरियम के साथ ही दमिश्क से गायब हो गए हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तुम शुरू से एक एक बात मुझे बताओ। सलाहुद्दीन उलझने लगा। मुझे तो इतना मालूम है कि तुम और आमिर गरबी अपनी बीवियों के साथ दमिश्क पहुंच के वहां आबाद हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? आमिर ने मुझे बताया था कि उसके घर एक चांद सा बेटा हुआ और वो हर तरह से एक आसूदा जिंदगी गुजार रहा है। आका की मेहरबानी से मैं भी आसूदा जिंदगी बसर कर रहा था। कासिमुल हुसैन ने पज़मुर्दा जबान में कहना शुरू किया। मुझे उसके भागने की ज्यादा फिक्र नहीं, मुझे तो अपने बच्चे का गम है जो फरार के वक्त उसके पेट में था। मरियम जासूस थी, उसने हमारे मुल्क से गद्दारी की। मेरा ईमान है कि वो एक दिन पकड़ी जाएगी और अपने अंजाम को पहुंचेगी, लेकिन उसने मेरे बच्चे पर जुल्म किया है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कासिमुल हुसैन, सलाहुद्दीन ने उसे रोका। फजूल बातें मत करो। जब तुम्हें मालूम हुआ था कि तुम्हारी बीवी शाह यरूशलेम के लिए जासूसी कर रही है तो तुमने उसकी इत्तला लश्कर के किसी आला अफसर को क्यों नहीं दी? वो तो मुजरिम है ही, लेकिन तुमने भी जुर्म किया है। इस तरह रोने धोने से तुम्हारा जुर्म कम नहीं हो सकता। कासिमुल हुसैन सहम गया, डरते हुए बोला, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर भी अगर मैं आपको मुजरिम लगूं तो जरूर सजा दीजिए। अच्छा कहो, लेकिन इख्तिसार से काम लेना। सलाहुद्दीन ने उसे इजाजत दे दी। कासिमुल हुसैन ने अपनी दास्तान गम सुनानी शुरू की। आका, यहां तक तो आपको इल्म है कि काहिरा से वापस आने के बाद मैं और आमिर गरबी ने अपने अपने घर बनाए थे और हम दोनों अपनी बीवियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। पर जब हाथ तंग हुआ तो मैंने और आमिर ने शहर के कोतवाल के पास मुलाजमत कर ली। हमने कोतवाल को बता दिया था कि हम शाही फौज में मुलाजमत कर चुके हैं। कोतवाल शहर ने महकमाए फौज से उसकी तस्दीक की और हमें सवारों में मुलाजिम रख लिया। मेरी बीवी मरियम सिकंदरिया के रहने वाली थी। मैं मरियम के मोहल्ले के करीब ही रहता था। आते जाते अक्सर हमारा सामना होता था। इस तरह पहले शनासाई हुई, फिर शनासाई मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन मरियम एक तो ईसाई, दूसरे खाते पीते घराने की लड़की थी। इसलिए जब मैंने मरियम को मांगा तो उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया। इसका मुझे कुछ ऐसा गम लगा, मैंने उसका दियार छोड़ दिया और शहरों शहरों पागलों की तरह घूमता फिरा। फिर मुझे आमिर मिला और हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया और तारीख के पहिए घूमते रहे और ये चक्कर एक बार फिर मुझे सिकंदरिया ले आया। ये वो वक्त था जब आप सिकंदरिया के गवर्नर थे और मैं और आमिर आपकी गुलामी में थे। उन्हीं दिनों बादशाह यरूशलेम ने सिकंदरिया का मुहासरा कर लिया और हम शहर पनाह में कैद होकर रह गए। उन दिनों रोज शाम में अपने मोहल्ले जाता। मरियम का मोहल्ला क्योंकि उसके करीब था, इसलिए एक दिन गैर इरादी तौर पर मेरे कदम उसके मोहल्ले की तरफ उठ गए। उस वक्त ईसाइयों पर हमारा रोब तारी था। मुझे भी अपने मुसलमान और फौजी होने का जोम था, इसलिए मैं सीधा मरियम के घर पहुंच गया। मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि मरियम का वो बाप जिसने कुछ अरसा पहले मुझे एक तरह से धुतकार दिया था, वो बड़ी शफकत से पेश आया और अपने मेहमान खाने में बिठाकर मेरी खूब खातिर की। मैं उस तब्दीली पर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन होशियार और तैयार बैठा रहा कि अगर खुदा न खास्ता मुझ पर हमला किया जाए तो मरने से पहले 2-1 का तो जरूर खात्मा कर दूंगा। फिर उस वक्त तो मुझ पर हैरत का दौरा पड़ गया जब मरियम के बाप ने मरियम को अंदर बुलाकर मेरे सामने किया और गुफ्तगू की इजाजत दी। मेरे दिल में मरियम के बाप की तरफ से जो शकूक व शुबहात और वसवसे थे सब खत्म हो गए। मैं और मरियम देर तक बातें करते रहे। ठहरो कासिमुल हुसैन, सलाहुद्दीन ने उसे रोक दिया। तुम्हारी कहानी बहुत तवील मालूम होती है, क्योंकि अभी तो इसका आगाज हुआ है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी ये तवील दास्तान एक नशिस्त में सुन सकूं। तुम मेरे पास मेहमान की तरह रह सकते हो। फुर्सत होता ही मैं तुम्हें बुलवाकर बाकी कहानी सुनूंगा। तुम खातिर जमा रखो, सिकंदरिया के नसरानी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम्हें जिस किस्म की मदद की जरूरत होगी वो मुहैया की जाएगी। सलाहुद्दीन ने एक मुलाजिम को बुलाकर कासिमुल हुसैन को उसके हवाले किया, फिर उससे रुखसत होकर अंदर चला गया।